नमस्कार, मैं कमल कौशिक और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज हरियाणा का बजट आने वाला है। हरियाणा के बजट से हर साल उम्मीद रहती है, इस साल भी बहुत ज्यादा आस है। क्या ये चुनावी बजट रहने वाला है, लोक लुभावन बजट होने वाला है या बैलेंस बजट आपको दिखाई देगा? हरियाणा की मनोहर सरकार की बात करें तो हरियाणा की मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। उसके बाद लोकसभा का चुनाव है और फिर विधानसभा का भी चुनाव है, और उससे पहले इस बजट पर पूरे हरियाणा की निगाहें टिकी हुई है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन आज के बजट की खासियत क्या क्या होने वाली है, वो खबरें अभी तक आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएगा भी। लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस बजट को बनाने की तैयारी की गई होगी, उसमें एक बात का ध्यान जरूर रखा गया होगा। अंत्योदय की भावना से हमेशा से ही मनोहर सरकार ने बजट पर खासा फोकस किया है, तो एक बड़ा फैक्टर वो भी हो सकता है। किसानों को भी जरूर कोई ना कोई बड़ी सौगात दी जा सकती है। अब हरियाणा बजट में क्या क्या ऐलान हो सकते हैं, वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। आज यानी कि 23 फरवरी है और आज हरियाणा का बजट जनता के सामने होगा। जनता के लिए कई राहत की उम्मीदें हैं। वैसे तो राहत पहले भी काफी बार दी जा चुकी है और कोई नया टैक्स लगने वाली कोई बात सामने नहीं आने वाली, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बजट से बहुत ज्यादा आस लगाई जा रही है। और साथ ही दूसरे कार्यकाल का मुख्यमंत्री जैसे लगातार बने, दूसरे कार्यकाल में उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया। 5वीं बार बजट पेश कर रहे हैं दूसरे कार्यकाल में, और आज इस बजट में क्या क्या खास रहने वाला है, 11 बजे के बाद आपको जरूर मालूम होगा। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कुछ मेहमान, उनका तारुफ, उनका परिचय एक बार फिर से हम आपको करा देते हैं। विदु रावल साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका एक बार फिर से इस चर्चा में। भाग सिंह दमदमा साहब जेजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है दमदमा साहब। और साथ ही कृष्ण कुटिल साहब भी इनेलो की तरफ से अपनी बातों को रख रहे हैं। दमदमा साहब, क्योंकि आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। हरियाणा के बाशिंदे होने के नाते, हरियाणा का नागरिक होने के नाते आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप ही बता दीजिए आपको कितनी उम्मीद है इस बजट से, और हर साल की तरह इस बार भी क्या हम वो उम्मीद लगाएं कि जनता की भलाई के लिए बजट होने वाला है और हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा? नहीं पता, सुबह शुरू कर कह दे क्या दमदमा साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए फिर से संपर्क करेंगे हम दमदमा जी से। विदु रावल जी, पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी और फिर से गठबंधन की सरकार बनाकर आप सत्ता में आए और लोगों ने बहुत विश्वास आप पर जताया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो बजट आज पेश होने जा रहा है, बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने जा रहे हैं, इससे हम क्या क्या उम्मीदें लगा सकते हैं, ये आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं? कौशिक साहब, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जो दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं उनको नमस्ते। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी और उस समय हमने हरियाणा के अंदर कोई एक डिस्टरबेंस आ रही है लगातार, ये आवाज कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी की डिस्टरबेंस आ रही है। चलिए, 2014 में जब हमारी सरकार बनी तब से लेकर अब तक हम निरंतर, क्या मेरी आवाज मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास फिर से आऊंगा और आपकी बात अब पूरी कीजिएगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य कुछ ही देर बाद जुड़ने जा रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से हम बातचीत करेंगे और साथ ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनके परिवहन विभाग से जुड़े कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर इस बजट में ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का मंत्री ये चाहता है कि उसके डिपार्टमेंट को, उसके विभाग को ज्यादा से ज्यादा बजट मिले। इसलिए जो भी अपनी तरफ से डिमांड्स रखते हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए बजट में शामिल किया जाता है। अब ऐसे में इलेक्ट्रिक बसों को हमने देखा है सड़कों पर उतरते हुए, और जो बसों का बेड़ा है वो बड़ा है पहले से, ये भी कंपैरिजन किया जाए।
और हर बार की तरह इस बार भी यही कोशिश है हरियाणा सरकार की, जो कनेक्टिविटी है एक जगह से दूसरी जगह पर, हरियाणा रोडवेज की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर है, उसे और बेहतर बनाना है। गांव तक बसें पहुंचे हरियाणा रोडवेज की, ये डिमांड हमेशा से ग्रामीण अंचल के लोगों की रही है। और आप देखते हैं नेशनल हाईवे पर तो दौड़ती हुई बसें दिखाई देती। इसके अलावा भी और भी कई सवाल है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर सीधे जुड़ चुके हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा उनके साथ मौजूद है। अनिल मोर, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए कमल, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री मनोहर बजट पेश करेंगे। मनोहर बजट कितना मनोहर होगा, हरियाणा के परिवहन मंत्री अपने विभागों के लिहाज से किस तरीके की अपेक्षाएं करते हैं, बात करने के लिए खुद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा साहब मौजूद है। सर, आज सीएम साहब बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, क्या लगता है आज जो बजट आएगा कितना मनोहर बजट होगा? आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बतौर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, 5वां बजट आज पेश करेंगे और ये बजट प्रदेश के हित का होगा। आम व्यक्ति, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, सबका होगा और सबके ध्यान में को रखते हुए, और जहां परिवहन पे पहले भी विशेष ध्यान, इस बार भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। बजट हो जाता है, उसकी पर्ची नहीं हो पाती। और मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री का जो बजट मांगते हैं उसको लोगों पे धरातल पर उतारने का काम करें। पिछली बार जो परिवहन का बजट मिला था, हमने धरातल पर उतारने का काम किया। आज मैं कह सकता हूं कि हरियाणा जब से बना, 1 नवंबर 1966 से हरियाणा बना, जितनी बसें, नई बसें आज हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल हुई हैं, कभी इतिहास में हुई नहीं। ये सब बजट का कमाल है। अगर बजट मिला तो धरातल उतारने काम किया। तो मैं तो ही कहूंगा बजट आम व्यक्ति। आपने पिछले बजट की बात की, अगर बजट हम साल 2023-24 वित्त वर्ष की बात करें, इस एक साल में जो हरियाणा परिवहन है, हरियाणा परिवहन की कितनी शक्ल आपने बदली है, कितना विकास परिवहन के एंगल से हुआ, कितनी बसों की बढ़ोतरी हुई है? नहीं, मैं कहूंगा कि मैं अपने मुखारबिन से कहूंगा तो ठीक है। आम व्यक्ति कहता है कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में आज 5100 करीब टोटल बस, 51-5200 बस है, नई पुरानी मिला के। जहां हमने इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत हमने दी है हरियाणा में, ऑर्डिनरी हैं, एसी बस हैं, मिनी बस हैं, ये सब बसों को मिला के आज बसों की, और जहां डिमांड आने वाले समय हमने 650 ऑर्डिनरी बस और 1000 बस और के लिए हमने डिमांड की है कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े को मजबूत किया जाए। और लोगों का भरोसा, विश्वास हरियाणा रोडवेज पे। उत्तर भारत में जब विश्वास करते तो हरियाणा रोडवेज की बस पे जितने कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, या हमारे जो भी लोग हैं रोड कर्मचारी, वो लोग जिसे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। आने वाला जमाना कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक बसों का, साधनों का है। इस नए साल में क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं इलेक्ट्रिक बसों को लेकर, एसी बसों को लेकर, जिससे जो परिवहन बेड़ा और ज्यादा मजबूत हो? जो प्रदेश के हित में रहेगा, इलेक्ट्रिकल बसों का भी 375 का हमने किया, 125 बाकी मिनी बस आने वाली है, इनका भी हमने टेंडर किया। देखते हैं भी इलेक्ट्रिकल बसों का क्या शुरुआत होती है और क्या लोगों को नीचे धरातल रिपोर्ट आती है। हायर एजुकेशन की बात कर लेते हैं सर, आपके पास हायर एजुकेशन भी है। हायर एजुकेशन मंत्री के नाते बजट से क्या अपेक्षाएं करते हैं? नहीं, मेरा मुख्यमंत्री से बतौर वित्त मंत्री ये अपेक्षा है कि शिक्षा, चिकित्सा और ट्रांसपोर्ट, ये आम व्यक्ति की सुविधा है, आम व्यक्ति को सेवा देने का माध्यम है। और जहाँ शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह की मैपिंग तैयार की है, हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज हो, और कॉलेज के साथ साथ कॉलेज बिल्डिंग ना हो, जो कॉलेज हो वो बच्चों के जो मंदिर होता है, जिस तरह का एक शिक्षा ग्रहण जहाँ बच्चे करते हैं, बेटा बेटी है, उस शिक्षा में लैब हो, एसी रूम्स हो, उनका जहाँ भी कन्वेंशन हॉल हो, इस तरह के जो बच्चों के खेल। हायर एजुकेशन की बात करें, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, जो एक टीचिंग स्टाफ है, बड़ी कमी रहती है लेक्चरर की। तो टीचिंग स्टाफ पूरा हो, कितनी भर्ती आने वाले दिनों में की जाएगी, ये किस तरीके की अपेक्षा है? नहीं, मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि जहाँ बिल्डिंग बनने के साथ साथ जहाँ टीचरों की संख्या पूरी होनी चाहिए, संख्या बल होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी अभी हम लेटेस्ट प्रोफेसरों की
एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं और जल्दी से जल्दी चुनाव से पहले हम 2 महीने के भीतर 2, 2.5, 3 में जोड़ेंगे। हम स्टाफ को पूरा हायर करना। एजुकेशन के लिहाज से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, और ज्यादा मजबूत किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल मजबूत कर, धरातल से मजबूत किया जाएगा। उसके बिल्डिंग होने के बाद हम जो भी प्रोफेसर हैं शिक्षा के क्षेत्र में उन सबको मजबूत करेंगे और जहां भी जरूरत है HKRL से लेंगे और रेगुलर भर्तियां भी हम करने वाले हैं। रेगुलर भर्तियों से बच्चों को, आज भी हमने बहुत भर्तियां की हैं, प्रमोशंस बहुत की, प्रिंसिपल्स की हमने ज्यादा प्रमोशन की। सर, माइनिंग की सवाल कर लेते हैं। माइनिंग महकमा आपके पास है। कल भी काफी हंगामा हुआ था माइनिंग के मुद्दों पर। जो नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, इसमें जो आपका रेवेन्यू है पिछले बार के मुकाबले बढ़े, अवैध माइनिंग पर रोक हो, इसको लेकर क्या प्लानिंग रहेगी? नहीं, मैंने कहा कल उन्होंने जो किया उन्होंने माइनिंग पर, मैंने कहा माइनिंग आप अपने समय की बात करिए। आपकी 1300 के आसपास है, 1300 करोड़ 10 साल की, और हमारे दिसंबर तक 5600 करोड़ है। हमारे 10 साल में 5600 करोड़, अभी 3 महीने बाकी हैं। उनके 10 साल में 1300 करोड़ के आसपास है। आंकड़े हैं जो उन्होंने कलेक्शन किया। मैं हरियाणा में जो लोग करते हैं, जो लोग बिना बात के आरोप प्रत्यारोप पहले लूट मचा करते थे। आपने और कंवरपाल साहब ने तो बड़ी बात भी सदन में बोली जब कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी बोल रहे थे, जो कुछ व्यक्तिगत बातें हो गई थी। फिर आपने, कंवरपाल साहब ने कहा कि अगर हम पे कोई व्यक्तिगत आरोप सिद्ध कर दे तो कोई सामने आया। अपनी इतनी बड़ी बात भी कल सदन में नहीं, मैंने बिल्कुल नौबत क्यों आई सर? नहीं, मैंने बिल्कुल कहा बार बार किस चीज पे, जिस तरह बंदर बाट हुआ करती थी उस समय, अब बंदर बाट नहीं है। अब तो कोई अगर मान लो कहते हैं, फिर ये भी कहते हैं जी 4 लाख का जुर्माना हो गया जी, ट्रैक्टर बंद कर दिया जी। अगर कोई भी आदमी हरियाणा में एक भी कोई अवैध ई रवाना के बिल मिलेगा, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उसको भी कहते हैं, फिर कहते हैं जी अवैध माइनिंग हो रही। अगर यमुनानगर माइनिंग होती है, यमुनानगर के 200-250 करोड़ के आसपास, अब कम है, इतना आता है। जब यमुनानगर से रेवेन्यू सबसे बड़ा कलेक्शन होता है तो वो यमुनानगर से करेंगे, बाहर से तो करेंगे नहीं। हर ट्रक दिखेता है अवैध, हर, फिर वैध कौन सा है? मेरा ये कहना है कि जब यमुनानगर सबसे बड़ी कलेक्शन होती है यमुनानगर जिले से, तो माइनिंग कहाँ से करेंगे? दूसरे जिले से तो करेंगे नहीं। और उसको बार बार अवैध कहते हैं जी, वैध, फिर वैध क्या है? तो मेरा ही, मैंने ये कहा भाई इस तरह से जो आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अवैध में, या तो बता दीजिए आप, या तो बता दीजिए। मैं बतौर मंत्री मैं कहता हूँ कि हमने हरियाणा में कोई अपने जिस तरह की लूट मचा कर दी थी, और मैंने ये भी कहा था, मैं एक एक व्यक्ति को जानता हूँ, एक एक व्यक्ति की जानकारी मेरे को है। हाँ, मैंने ये भी कहा था, पर मैं कि हमने, मेरे हरियाणा, मेरे परिवार, मेरे बेटा कोई हो तो बता दीजिए आप। करपाल को बार बार कहते हैं हम पे डायरी, वो डायरी बताइए ना, डायरी क्या है, जानकारी मिले डायरी क्या है। तो इस तरह से आरोप लगाना, इस तरह आरोप लगाना किसी के लिए ठीक नहीं है, और मैं इसके लिए मानता हूँ कि इस तरह से किसी पे भी आरोप लगाना ठीक नहीं है। कि मैं जो है आम व्यक्ति के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। एक सर सवाल कर लेते हैं, आम आदमी को रेता, बजरी, पत्थर सस्ते कैसे मिले, इसको लेकर सर कोई उम्मीद हो कि आम आदमी को सस्ता मिले? नहीं, मेरे में तो इस पे कोई, मान लो कोई चीज मकान बनाएगा तो उसके रेट तो महंगे होंगे, कोई ऑक्शन में चीज लेगा वो सस्ता देगा नहीं। अगर मान लो सरकार की कीमत ज्यादा है और कीमत के साथ साथ कोई आदमी नहीं देगा, सब्सिडी तो उससे मिलेगी नहीं। रेता बजरी भी सब्सिडी पे मिलेगा, रोड़ी बजरी भाई महंगा बाजार से तब महंगा बिकेगा। हाँ, मार्केट के हिसाब है, नियम है मार्केट का। बिल्कुल। देखिए, मूलचंद शर्मा साहब का यही कहना है कि जो ये वित्त वर्ष था, इस वित्त वर्ष में इनके पास जो महकमे थे, चाहे हम एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, काफी काम हुए। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से बतौर वित्त मंत्री मूलचंद शर्मा यही उम्मीद करते हैं कि ट्रांसपोर्ट को लेकर, माइनिंग डिपार्टमेंट को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर जो बजट रखा जाए अच्छा खासा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ताकि जो हायर एजुकेशन को लेकर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चरर की भर्ती करनी हो। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल मोर। आप लगातार मंत्री और विधायकों से बातचीत करते रहिएगा। हम बार बार यही कह रहे हैं कि इस बार का बजट काफी खास है, इसलिए आप भी बातचीत करते रहिएगा। एक बार फिर से हमारे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ विदु रावल जी जुड़े हुए हैं, कृष्ण कुटेल साहब जुड़े हुए हैं, और साथ ही भाग सिंह दमदमा साहब। भाग सिंह दमदमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कमल जी, आपको मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दमदमा साहब, मैं ये सवाल कर रहा था, पहले सवाल यही कर लेता हूं, आपको उम्मीद क्या इस बजट से? ये चुनावी साल में बजट आ रहा है हरियाणा का, अंतरिम बजट। देखिए, अंतरिम बजट पूर्ण बजट में
और जिस प्रकार से कहा कि अंतिम बजट तो चलाने के लिए कुछ देखने के लिए, लेकिन हमारे पास अक्टूबर तक का समय ये जी। बजट होगा, ये हर तरह से परिपूर्ण बजट। और सबसे पहले आप देखिए कि हमारे सबसे बड़ी जरूरत होती है, सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य की, सबसे बड़ी जरूरत है। और हमारा सबसे ज्यादा शिक्षा स्वास्थ्य के साथ जो सड़कों के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि अभी भी 20,000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं हमने उनका सुधारीकरण किया है प्रदेश के अंदर, लेकिन अभी भी बहुत ऐसी सड़कें हैं जिनका सुधारीकरण करने की जरूरत है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं जो है पब्लिक जीवन की वो सड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। क्योंकि सड़क अच्छी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी मिलेगी और हर चीज के ऊपर कंट्रोल रहता है ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होने के बाद। उसके बाद हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर के अंदर है, रोजगार के अंदर है। जिस प्रकार अभी मेरे कांग्रेस के मित्रों ने कल भी बड़ा हंगामा किया रोजगार के ऊपर, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने बड़े एकदम क्लियर जवाब उनको दिए हैं। जिस प्रकार वो रोजगार की बात करते हैं कि अपने 10 साल के टर्नओवर में वो 88,000 रोजगार दे पाए हैं, और हमारा अभी समय पेंडिंग है अभी अक्टूबर तक, और हमने 1,30,000 के लगभग जो प्रदेश के युवाओं को परमानेंट रोजगार वो हमने देने का काम किया है। और जिस प्रकार अभी आप सुना रहे थे हमारे मूलचंद शर्मा जी और कर्नल कंवरपाल जी की जिस प्रकार बात हुई थी, आप उसमें देखिए कि जो माइनिंग के ऊपर बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस के लोग या विपक्षी का हल्ला उतारते हैं कि अवैध माइनिंग हो रही है। जब उनके ऊपर कार्रवाई करके जुर्माने की बात आती है फिर ये कहा जाता है कि तंग किया जा रहा है। आप देखिए रेवेन्यू एक बल्कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इनके 10 साल का रेवेन्यू था वो 1,361 करोड़ के लगभग इनका रेवेन्यू हमारे पास सरकार के पास आया था, और जब अब की हमारी सरकार है समय बचा हुई है उसके बाद 5672 करोड़ रुपए यानी कि 5,500 करोड़ की रेवेन्यू की हमने बढ़ोतरी की है। ये रेवेन्यू जो आता है ये प्रदेश की जनता के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है रेवेन्यू। हमारे जीएसटी कलेक्शन के अंदर पर कैपिटा हमारा बहुत अच्छा स्कोर है, पर कैपिटा हम नंबर 1 पे आ रहे हैं। आज अगर एग्रीकल्चर की तरफ देखें कि गन्ने का रेट पूरे देश के अंदर हम सबसे ज्यादा देने का काम कर रहे हैं। एमएसपी के ऊपर हम 14 फसलें खरीदने का काम कर रहे हैं आज प्रदेश के अंदर। किसानों की पेमेंट 24 घंटे में उनके खाते में, हाँ कहीं कुछ टेक्निकल इशू आ जाए तो उसमें देरी हो सकती है, अदरवाइज मैक्सिमम तकरीबन सभी का हम 24 घंटे के अंदर पेमेंट। ये किस प्रकार से है? ये बजट है, ये बजट माननीय आज मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री जो बजट पेश करेंगे ये उसी का सारा खेल है। वो उसी तौर से जिस डिपार्टमेंट को जिस प्रकार से बजट जाता है तो प्रदेश उसी तरह से उस डिपार्टमेंट के मार्फत प्रगति करता है, तरक्की करता है। इसमें हम एक बात जरूर आपके सामने आज कोई एक्सेप्ट यदि कहीं कमी होती है तो एक्सेप्ट करने की हमें कोई दोहराई भी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार हम शिक्षा की एक बात कर लेते हैं और हमारी सरकार ने मेरिट के अंदर नौकरियां देने की बात की है, हमें हाँ स्कूलों के अंदर जो शिक्षा के अंदर है, जो स्कूल में है, बच्चों की बेसिक एजुकेशन है जहां हमें वहां अभी बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ यदि हम अपने प्राइमरी स्कूल के अंदर जहां 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं और 5वीं तक की क्लास को पढ़ाना है, हम उनको मेरिट में लेके आने के लिए हमें उनका स्तर भी उन प्राइवेट स्कूलों के बराबर लेके आने की जरूरत है जहां हम काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी हम उस दिशा में पहल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है। क्योंकि ये यहाँ पर बैठ के हम किसी तरह की बात करें तो वो बेमानी सी होगी। तो उस दिशा में हम पूरा और काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को मेरिट में आने के लिए बराबरी का मौका हम किस प्रकार दे पाए। उस प्रकार हमें उम्मीद है कि शिक्षा के अंदर जो बजट में है एक प्रावधान होगा और उसके साथ ही चिकित्सा जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर जो हम कोरोना से लड़े हैं 2 साल इस सरकार के टर्म में, तो उस टर्म के लिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार से स्वास्थ्य के अंदर एक अलग बदलाव आए। हर व्यक्ति को यदि वो घर में किसी तरह से बीमार हो, किसी प्रकार की दिक्कत आए तो निस्संदेह निसंकोच हो जाए। जिस प्रकार आयुष्मान कार्ड के मार्फत है वो अपनी जो आज इलाज के लिए एक तबका वो निडर है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है सरकार बैठी है, तो हम इनसे और बेटर करने का पक्षधर है। और अच्छी बात है, ईमानदारी के साथ सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। आपने एक अच्छी बात कही कि काम और भी बाकी हैं और भी काम करने हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मैं दोनों जो मेहमान हैं उनके पास ब्रेक के बाद आऊंगा। कृष्ण कुटिल साहब आपसे भी सवाल होगा विपक्ष के नाते और साथ ही सत्ता पक्ष से भी सवाल होगा। विद्रावल जी आपके पास भी आऊंगा, आपसे पहले भी मेरी बात अधूरी रह गई थी। एक छोटा सा ब्रेक जल्द हाजिर होऊंगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं इस बार के बजट में क्या खास
रहने वाला है।